अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने से जुड़े जो लोग हैं ना उनकी भी खैर खबर ज़रूर लिया करें। और आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम है, जहाँ पर बारिश बरसती है, बहुत से लोग मौसम से जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वहीं पर दूसरी जगह बहुत से लोग जो है ना इस मौसम से ख़ास तौर पर उनका नुकसान भी हो रहा होता है, माली नुकसान भी हो रहा होता है और साथ ही साथ जानी नुकसान भी हो रहा होता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि किस जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी, किस तरह सैलाब आया, क्लाउड बर्स्टिंग हुई, जिसकी वजह से कितने लोग जो है ना वो उनकी जानें भी चली गई और उनका माली नुकसान भी बेतहाशा हुआ। अब यही सूरत हाल पंजाब की भी हो रही है, ख़ास तौर पर लाहौर शहर जहाँ पर हम रह रहे हैं इसकी भी यही सूरत हाल है। दरिया रावी के बारे में बताया जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। एक तो मानसून की बारिशें जो बरस रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली बारिशें बरस रही हैं, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल की जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। और दूसरा ये हमारा जो हमसाया मुल्क है अब भारत, जो ऊँचे हथकंडे अपनाता रहता है, उसने भी जो आबी जारहियत है वो दोबारा से शुरू कर दी। उसने भी जो मकाम है, जो डैम है उसके 3 जो गेट्स हैं ना, बल्कि तमाम गेट्स हैं, उनको खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो सतलुज, जेहलम और रावी में जो पानी है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इमदादी कार्रवाइयाँ करें। हाई अलर्ट तो जारी कर दिया गया है हमारे इदारों की तरफ से। पंजाब हुकूमत इज़ वेरी एक्टिव, उन्होंने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और यही कहना है उनका कि जहाँ जहाँ पर लोग बसते हैं और ख़ासतौर पर जो रावी के किनारे पे लोग बसते हैं उनको तो वहाँ से मेरे ख्याल से इलाका जो है ख़ाली करवा लिया गया है, ताकि लोगों की जानों और माल को जो है वो बचाया जा सके। अगर आपकी जान रहेगी तो आप अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले ऐसे लोग जो जिनको वहाँ पर रहते हैं, आपको पता है, आप उनसे रब्ता करें, उन्हें बोलें कि वहाँ से निकलें। ये सूरत हाल से बचने के लिए आप अगर उनकी इमदादी मदद कर सकती हैं, माली मदद कर सकते हैं, किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं, ज़रूर करें। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर अनाव को मिटाकर, बाकी रंजिशों को मिटाकर ना एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए। और दुआ हमें अल्लाह से ये करनी चाहिए कि ये सूरत हाल ख़राब ना हो और अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। तो ये सूरत हाल थी, इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे कि क्या सिचुएशन है, पंजाब हुकूमत किस तरह के इक़दाम उठा रही है इस सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए। मज़ीद इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। और आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के हवाले से, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे गट के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, जिसके बारे में शायद हमें इतना इल्म नहीं है कि ये होती क्या है। क्योंकि गट का प्रॉब्लम, समझें कि अगर आपको एक दफ़ा मैदे का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, गट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो आपको फिर बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। आपको मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं और आपकी ओवरऑल जो अपीयरेंस है या फिर बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है अगर आपकी गट ठीक नहीं है। तो अपनी गट को हेल्दी आपने किस तरह रखना है, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं, कौन से फूड जो है ना इसमें हमें इनटेक करने चाहिए जिनसे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो इस पर बात करने के लिए इशल साकिब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन है। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इशल, डाइजेशन के लिए या गट हेल्थ कितनी ज़रूरी है और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स ये होते क्या हैं, सबसे पहले ये बताइए। अच्छा, प्रोबायोटिक्स वो होते हैं जो हमारी बेसिकली गट में अच्छे हेल्दी बैक्टीरियाज, ये हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ हमारी इस तरह की डाइट में जो हम डाइट से लेते हैं। उनसे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी एक तो बूस्ट होती है, सेकेंड ये कि हमारी जो नॉर्मल हमारी जितनी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही होती हैं एक्टिविटीज़ उसके लिए ज़रूरी होता है, हमारे गट के लिए अच्छा होता है। अगर हम प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं
तो उससे क्या होता है कि ना कॉन्स्टिपेशन होने के अच्छा। चांसेस होते हैं, डायरिया प्रिवेंट करता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों में गैस के इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील करते हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह ही जिन लोगों में एसिडिटी है या कोई इस तरह के जितने भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी आपके स्टमक और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बेसिकली गुड बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ओके। गुड बैक्टीरियाज होते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी फिर बूस्ट करते हैं। अच्छा। और ये तो इनके गट के साथ हैं, इसके अलावा इसके बेनिफिट्स ये भी हैं कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर रहा होता है, आपके इन लॉन्गर एंड बालों को बड़ा अच्छा कर रहा होता है। तो ये सब के सब फैक्टर्स साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोबायोटिक्स होता क्या है। बेसिकली प्रोबायोटिक्स में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान में कॉमनली अवेलेबल ऑप्शंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले दही, दही में प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा है, तभी हम दही रिकमेंड करते हैं, योगर्ट रिकमेंड करते हैं, योगर्ट से बनी हुई हर चीज़ रिकमेंड करते हैं जब आपको डायरिया हो जाता है स्पेशली, तो उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब डायरिया होता है तो अब आपने देखा होगा कि एम्प्यूल्स मिलते हैं गुड बैक्टीरिया के, बिल्कुल। तो वो कंज्यूम करते हैं तो उससे बेटरमेंट आ जाती है, तो वो ही गुड बैक्टीरिया जो है वो आपके योगर्ट में भी अवेलेबल होता है। सो वो कल्चर हेल्दी बैक्टीरिया का होता है, जब वो कंज्यूम करेंगे तो आपका डायरिया के सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे और आपका गट हेल्दी होगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ये बताएं, ये जो गुड बैक्टीरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रोबायोटिक्स की, क्या ये हमारी बॉडी के अंदर ही या हमारे गट के अंदर ही मौजूद होते हैं या हमें इनको अलग से इनटेक करना पड़ता है? अच्छा, इन्हें हमें अलग से इनटेक करना पड़ता अच्छा। है, तभी हम योगर्ट, किमची और इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं, या जो ब्राइंड वेजिटेबल्स होती हैं जो सॉल्टेड वाटर में ब्राइन करके आप प्रिजर्व कर लेती हैं, या पिकल्ड वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब में प्रोबायोटिक्स होता है। ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है, हम उसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो अवेलेबल होता है। उसमें एक ही, क्योंकि उसको एक बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है, जैसा योगर्ट है उसके कल्चर को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम नीम गर्म सा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो हमारे स्टमक के अंदर ये ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा गैस्ट्रिक एसिड है वो उसकी पीएच को डिस्टर्ब करके उन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको डाइट में लें। तो डाइट में जब आप कंज्यूम करते हैं तो फिर बहुत इन अ लॉन्गर रन बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 3-4 ऑप्शंस ही हैं हमारे पास प्रोबायोटिक्स के? बिल्कुल यही ऑप्शंस हैं। कुछ इस तरह के ऑप्शंस और भी होते हैं, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम लोग उससे फेमिलियर हैं। तो उन ऑप्शंस को अवॉइड करते हैं जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, और कॉमनली यही यूज़ किए जाते हैं। स्पेशली योगर्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो लोग योगर्ट खा सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, और योगर्ट में भी ना एक डब्बा पैक योगर्ट मिल रहा है, खुला योगर्ट मिल रहा है, तो कौन सा योगर्ट बेनिफिशियल है ज़्यादा? अच्छा, अगर आप खुला योगर्ट में आपको पता नहीं कि एडल्ट्रेशंस हैं क्या है, बिकॉज जनरली मार्केट बॉट योगर्ट्स में क्या होता है कि उसमें आपको नहीं पता कि दूध के अंदर पानी का कितना कंटेंट था, कितनी क्रॉस कंटेमिनेशन हुई, कितना उसके अंदर गंदे हाथ लगे और इस तरह, तो उसके बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ उल्टा उसके एडवर्स इफेक्ट्स में बन जाते हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो पैकेज्ड योगर्ट होता है दैट इज़ बेनिफिशियल। या फिर आप घर में उसका कल्चर ग्रो करें, नॉर्मली घर में घर के दूध के साथ जो आप घर में लेते हैं, जो आपको पता है कि क्लीन और हाइजेनिक एनवायरनमेंट से आए, तो उसमें आप बना सकते हैं। वैसे पैकेज जो है दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन और बहुत अच्छा है वो, बल्कि उसमें मॉनिटर ज़्यादा किया जाता है, ऑप्टिमम उसको दिया जाता है, हीट ऑप्टिमम उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बहुत हेल्दी है। ठीक है। अच्छा, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी कोई चीज़ है क्या? बिल्कुल। प्रीबायोटिक्स बेसिकली, प्रोबायोटिक्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम खाते हैं, जो योगर्ट वगैरह की फॉर्म में। प्रीबायोटिक्स होते हैं वो फूड होता है जो कि इनडाइजेस्टिबल सा होता है, जो कि हम जो प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं। सो प्रोबायोटिक्स भी उसको अपना ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए दे नीड फूड, तो दैट फूड इज़ प्रीबायोटिक। वो है जिस तरह ओट्स हो गए हैं या गार्लिक है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इन फीड ऑफ करते हैं, तो दैट इज़ प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक्स भी हमारी डाइट्स में मौजूद होते हैं, प्रोबायोटिक उस पर फीड करके बन जाता है, सो ये साइड बाय साइड चलता है, साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी हमारी हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो गुड बैक्टीरिया है हमारे गट का, वो हम खुद ही उनको ख़राब कर देते हैं या उनको किल कर देते हैं? अच्छा, एक तो बहुत ज़्यादा ओवरली जो है स्पाइसी फूड कंज्यूम करना, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप जो है कंज्यूम करते हैं फैटी फूड, यानी डीप फ्राइड फूड, वो उसकी कॉम्पोजिशन को इफेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली आपके गट को ट्रिगर करने के लिए यही चीज़ें होती हैं रिक्वायर्ड। जब आप बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक आप पीने लग जाते हैं कॉफ़ीज़, एम्प्टी स्टमक आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़ करेंगे,
सुबह उठते साथ ही हेल्दी चीज़ के बजाय आप स्टार्ट करते हैं अपना दिन फ्राइड फूड के साथ, या फिर एक्सेसिवली स्पाइसी। अब तो नूडल्स में भी 2x 3x स्पाइसी हैं, तो उस तरह की चीज़ें खाने लग जाएंगे तो वो गट को हमारे ख़राब करेगा, हमारी हेल्थ को ख़राब करेगा। प्लस इस तरह इन अ लॉन्गर रन इस तरह की चीज़ें खाना जो कि हमारे गट के लिए अच्छी नहीं है। जिस तरह अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो वो वंस अ वाइल तो ठीक है, लेकिन जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खाते हैं, डेली बेसिस पे आपकी डाइट का मेजर एलिमेंट फास्ट फूड है, मेजर एलिमेंट इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या बहुत ज़्यादा ओवरली शुगरी या स्पाइसी फूड है, तो फिर आपके नेचुरल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है आपके स्टमक का। तो उसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि होम कुक्ड मील्स कंज्यूम किए जाएं, और उसके अलावा कभी कभी खाना है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आप बाहर से खा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे जब रूटीन बन जाती है तो हमारी हेल्थ ख़राब होने लग जाती है उससे। अच्छा, दूसरा इशल जिनको गट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको ब्लॉटिंग भी रहती है, एसिडिटी भी रहती है और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किस तरह करें? अब मैंने तो ये भी सुना है कि वो हम तो फूड से भी इंटेक करें, जैसे आपने बताया कि अलग से भी प्रोबायोटिक्स के शॉट्स भी मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, आई डोंट नो यहाँ पाकिस्तान में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्या वो उनका इंटेक कर सकते हैं और वो करना चाहिए, या फिर हम फूड से ही पूरा कर सकते हैं? अच्छा, फूड से डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हैं, पहली तो प्रायोरिटी यही होगी कि आप फूड पूरा करें। अच्छा, आपने बताया, आपने पूछा कि डाइट किस तरह के लिए, तो आपने योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल इसमें योगर्ट के अलावा भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम कहते हैं कि आप फाइबर रिच चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिसमें आप होल व्हीट ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, या फिर आप होल जो मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों में फाइबर का कंटेंट आप ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसी तरह जब डाइट होते हैं तो हम एक नॉर्मल डाइट बताते हैं, ब्रेटी डाइट। उसमें आप बनाना ले सकते हैं, बनाना बहुत अच्छा है बाय द वे। जिनको डायरिया है वो एक दफ़ा बनाना खा के देखें, फौरन से स्टूल्स हार्ड होते हैं, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 2 बनानाज एट अ टाइम खा लें और फिर आप नोटिस करेंगे विजिबल डिफरेंस कि आप स्टूल्स आना बंद हो गए। एक बनाना है, एक टोस्ट है, एप्पल सॉस है जिसको ग्रेटेड एप्पल कहते हैं बेसिकली, उसके अलावा योगर्ट है। ये सब चीज़ें आपने कंज्यूम करनी है। ब्रेटी डाइट होती है ये जो है डायरिया के लिए, ये सब कंपोनेंट्स, और स्पेशली राइस, वाइट राइस जो है, जब डायरिया हो जाता है तो हम रिकमेंड करते हैं अपने हाई फाइबर नहीं लेना। अच्छा, वेरेज ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें अच्छी होती हैं। हम इसमें ब्राउन ब्रेड भी नहीं रिकमेंड करते हैं, हम चाय कॉफ़ी से अवॉइड करने को कहते हैं। उसके अलावा हम रोटी भी रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, तो और चिकन मटन इस तरह की चीज़ें नहीं करते। सिर्फ 5 चीज़ें आपको अलाउड होती है जो मैंने बताई हैं। ठीक है। इसी तरह ही ऑन कॉन्ट्रेरी जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम ये सब चीज़ें कहते हैं कि तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड थी, वो आपने कंज्यूम करनी है। और जो वायल्स की बात कर रही है वो बहुत रेडीली अवेलेबल है, हर फार्मेसी पे अवेलेबल है। इंटेरोजर्मिना के नाम से एम्प्यूल्स आते हैं, वो 2B 4B भी होता है। उसके आपने कोर्स करना हो तो इतना गुड बैक्टीरिया है कि वो आप जब एक दफ़ा कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद डायरिया आपको बहुत अरसा नहीं होता। तो आप जो फ्लोरा है नेचुरली ही वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, तो आप उसको उसके साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो अलग से भी शॉट्स ले सकते हैं अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी। ईशल, थैंक यू सो मच भाई। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स पे हम बात कर रहे थे। जनाब, तालीम से फ़ारिग होने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मरहला होता है कि उन्होंने जॉब इंटरव्यू देने जाना होता है, और ये वो चंद मिनट्स की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, जो आपकी ज़िंदगी पर ख़ासी असरअंदाज होती है। अमली ज़िंदगी के पहले और सख्त मुकाबले में ना फ़तहयाब होने के लिए आपको कड़ी मेहनत दरकार होती है, और दुनिया भर में अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो नौकरी की तलाश के लिए सरगर्म रहते हैं, और कुछ खुशकिस्मत नौजवान ऐसे भी होते हैं जिन्हें जल्द ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, मगर वहाँ उनका एक गलत जवाब जो है ना उनकी नौकरी के हसूल के सारे इम्कानात को ख़त्म कर देता है। और अक्सर ये बात मुशाहिदे में भी आई है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरव्यू से पहले अच्छी खासी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नाकाम लौटते हैं। ऐसा क्यों है, और ये क्यों समझते हैं लोग कि वो नौकरी के अहल नहीं है, उनमें सलाहियत मौजूद नहीं है? लेकिन नौकरी के असूल के लिए कामयाब इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रिपरेशन कब तक आपने करनी है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम ड्रेसिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं, खा वो लड़की है या फिर लड़का है, तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी
चाहिए, किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं आपने, किस तरह के कलर्स आप पहन के जा सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि एक तो आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, किस तरह के सवालात आपसे किए जा सकते हैं, और दूसरा ये कि आपकी ड्रेसिंग सेंस किस तरह की होनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान ने हमें आज ज्वाइन किया है। करियर कंसल्टेंट है, स्टूडेंट कंसल्टेंट है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अब्दुल रहमान को वेलकम कहते हैं। अब्दुल रहमान आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। और साथ ही साथ हामिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है। हामिद साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले अब्दुल रहमान आप ही से स्टार्ट करेंगे। जॉब इंटरव्यू हमने बहुत दफ़ा बात की, सीवी किस तरह बनानी है, आपने किस तरह बाकी सारी अपनी, अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपने आगे कौन सी डिग्री लेनी है, किन किन डिग्री का आजकल जो है ना वो ज़्यादा कह लें कि फोकस चल रहे हो उसके ऊपर। अब इंटरव्यू के लिए जाना है बच्चों ने, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन वो करके जाएं, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप आइडेंटिफाई करते हैं जब बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं तो होते हैं? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, और मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जितने बड़े बड़े मराहिल से वो गुजरता है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ जो है आपका, दैट इज दैट जॉब इंटरव्यू जिसको आपने क्रैक करना होता है। आप मैट्रिक से पढ़ना शुरू करते हो, आप इंटरमीडिएट में आते हो, फिर यूनिवर्सिटी में डिग्री चूज करने के अंदर आप बड़ा पसोपेश का शिकार होते हो कि कौन सी डिग्री करूं जो मुझे प्रोफेशनली बहुत साउंड करे। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आप 4 साल गुजारते हैं, 8 सेमेस्टर्स आप पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आप एक डिग्री का टुकड़ा लेकर के किसी कंपनी के अंदर एप्लीकेशन देते हैं कि जी मुझे काम पर रख लें, मुझे नौकरी पर रख लें, और वो इंटरव्यू डिसाइड करेगा दैट आइदर यू आर गोइंग टू गेट दैट जॉब और नॉट। मैं इस पूरे गुफ्तगू को स्टार्ट करने से पहले जो मेरी आइस ब्रेकिंग है वो मैं इस बात से करूंगा कि इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाते हो, मेजॉरिटी ऑफ द पैनलिस्ट आपकी सीवी, आपकी डिग्री एक साइड पर रख करके बैठे होते हैं। ओके, दे वांट टू जज योर पर्सनालिटी, दे वांट टू सी दैट हाउ यू कम्युनिकेट, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज डू यू हैव, आप लफ्जों का चुनाव किस तरह से कर रहे हैं, आप चीजों को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। देखिए, हमें रट्टा लगाए हुए क्रैमर्स नहीं चाहिए अपनी कंपनी के अंदर, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, जिनको टाइम मैनेजमेंट आती है, जिनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आता है। अगर आप में वो स्किल्स हैं एंड यू आर एबल टू प्रूव दोज स्किल्स, कम्युनिकेट दोज स्किल्स ऑन द इंटरव्यू टेबल, तो आप उस जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ भी है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है, हमारा जो मदरसे का निज़ाम है, वो आपको किसी भी सूरत जामियात आपकी, आपके मदरसा जात आपको किसी तौर पर भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं करते। द मोस्ट wrongly answered question in a job interview is introduce yourself. अच्छा, ये नहीं पूछा जाता? हमें तो यही कहा जाता है ना कि पहला क्वेश्चन यही होगा, उसके लिए आप जो 5-6 लाइनें 10 लाइनें अपनी तैयार कर लें। लेकिन अनलकी चीज ये है ना, अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि यही सवाल सबसे ज्यादा गलत बताया जाता है। बच्चों को ये नहीं पता, वो शुरू करते हैं कि जी मैंने स्कूल, मेरी वहां से स्कूलिंग है, मैंने मैट्रिक वहां से किया है, इंटरमीडिएट वहां से किया है। आप इतना ज्यादा डेटा कम्युनिकेट ना करें, आप टू द पॉइंट रखें कि ठीक है, मैं इंटरमीडिएट इज फ्रॉम हियर, माय यूनिवर्सिटी, मेरी स्पेशलाइजेशन ये है, व्हाई यू आर हियर। ये वो मोस्ट क्रिटिकल चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ। हाउ डू यू फिट विद द रोल। फिर आपने जो सीवी के अंदर अपना डेटा लिखा हुआ है, आप उसको जस्टिफाई करें कि हाउ, इफ यू हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल, how you are going to present that in those communication skills in that interview. So you have to be very sound and very prepared as well. So I think जब job interview है उसमें जाने से पहले जो आप लिखकर CV दे रहे हैं, that is your first impression. Okay. And job interview आपको उस CV को justify करना है, उस जॉब पोजीशन को जस्टिफाई करना है कि बाहर जो 10 कैंडिडेट्स और बैठे हैं, उनसे व्हाई नॉट देम, व्हाई यू, हाउ यू आर बेटर देन देम। सो आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आगे पता चलती है जब आप अपनी अमली जिंदगी में एंटर होते हो, जब आप खुद एक्सपोज होते हो इन चीजों से। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप 5th सेमेस्टर में जाएं यूनिवर्सिटी के और स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करें, तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी तलबा हमें सुन रहे हैं, तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइज कि आप डिफरेंट कंपनीज में इंटर्नशिप इंटरव्यूज दें, so that you start getting the becoming the part of the system. कि आप वो एल्गोरिदम को जानें और फिर आप उस तरह से उन स्किल्स को अपग्रेड करें, अपस्किल करें खुद को, और चीजों को आगे लेकर चलें। हामिद साहब, आपकी तरफ चलूंगी। जॉब इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं, वो खास लड़की है या फिर लड़का है, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस
के कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए ताकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, हमें ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन हमें किस तरह का देना चाहिए? देखें, अभी ये बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। द मोमेंट यू एंटर, यू नो, आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ HR पीपल, ये कहते हैं कि 80% डिसीजन हमने कर लिया होता है जो द पर्सन वॉक्स इन। ओके, तो 80% डिसीजन किस बेस पे करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बेस पे। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि 3-4 चीज़ें हैं जो आपको नॉन वर्बली अपने आप को जो है अपने प्रेजेंट करनी है, प्रोजेक्ट करनी है। तो पहली चीज़ तो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या लगता नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो बिलीव इन, द गेम इज़ ओवर। और कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 चीज़ों से आता है। एक आपकी स्किल सेट थे, ऑब्वियसली आपकी CV है, यू नो यू आर प्रॉपर्ली ट्रेंड फॉर दैट एंड ऑल दैट। और दूसरा आता है द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, आप लगता नहीं है कॉन्फिडेंट है, तो बिलीव नॉट, नोबडी इज गोना हायर यू। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते, क्योंकि आपने बेशुमार सवालों के जवाब देने हैं। तो यू नो जो इंटरव्यू देने वाला है वो सोचता है कि पता नहीं सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर आपकी ड्रेसिंग, आपका जो प्रॉपर अटायर नहीं है जो कि ये शो करे आप ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल लगते हैं, फॉरगेट इट, अगेन द गेम इज़ ओवर। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक अहम लगना है, आपको इंपॉर्टेंट लगना है, आपको कामयाब लगना है। कंपनी इज़ हायरिंग यू टू टेक द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। कंपनी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर लीडर्स, दे आर नॉट लुकिंग फॉर फॉलोअर्स। तो एक बंदा जो अगर कामयाब नहीं लगता, तो हाउ इज ही गोना हेल्प द कंपनी? कैसे लगना है कामयाब? तो कामयाब कैसे लग रहा है? तो एंड देन द लास्ट थिंग आई वुड से इज कि आपने अपना रिस्पेक्ट शो करनी है कंपनी को। आप कंपनी को रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं? आप जाकर सलूट तो नहीं कर सकते कंपनी को, और उसके बाद आप सर करके मैम करके झुक भी नहीं सकते। तो आपने अपनी ड्रेसिंग के साथ रिस्पेक्ट शो करनी है, वट एवर दैट प्रॉपर ड्रेसिंग इज। अच्छा, इसमें आप आ जाते हैं कि पहनना क्या है, जो आपका क्वेश्चन है। तो आई वुड से कि अगर तो आप एक मैनेजरियल पोजीशन के लिए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने MBA किया हुआ है या आपने फाइनेंस में आपने कुछ अकाउंटिंग वगैरह की हुई है, तो आप डेफिनेटली आपको सूट पहनना चाहिए। ठीक है, 2 पीस सूट। ओके। अच्छा, उसमें जो कलर है आई वुड से कि उसमें आप नेवी ब्लू कलर पहने, ब्लैक ना पहने। ब्लैक इज़ वेरी पावरफुल कलर। ऐसे ना हो कि वो आप कंपनी में काम करने आ रहे हैं, कंपनी को टेक ओवर करने तो नहीं जा रहे। ठीक है। तो आई वुड से कि नेवी सूट विल डेफिनेटली डू इट। या नेवी सूट ये कहता है कि आई एम पावरफुल बट आई एम ऑल्सो अप्रोचेबल, टॉक टू मी। साथ में वाइट शर्ट, हमेशा वाइट शर्ट पहन के जाए। देयर इज नो अदर शर्ट यू शुड वेयर ऑन एन इंटरव्यू। और खातून जो ख़वातीन हैं वो पहन सकती हैं, वाइट हिजाब कर सकती हैं, वाइट स्कार्फ ट्रिमिंग कर सकती हैं, वाइट दुपट्टा पहन सकती हैं। वाइट ये कहता है कि ट्रस्ट मी, वाइट कहता है आई एम क्रेडिबल, वाइट कहता है सोफिस्टिकेटेड, वाइट कहता है आई एम रिफाइंड, पॉलिश। जितने मैसेजेस सारे आपने वाइट से देने हैं। तो टाई जो है वो आपने एक प्रोफेशनल टाई लगानी है जिसमें 3-4 पैटर्न्स हैं। या आप ले लें सॉलिड कलर की टाई, या ले लें पोल्का डॉट, या ले लें आप अपना जिसे कहते हैं रेप टाई या टेक्सचर टाई। कलर्स जो है वो आपके जो है वो न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लैशी किस्म के कलर्स नहीं चाहिए। शूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने 2 पीस सूट पहना है तो उसके साथ अपने तस्मे वाले शूज़ पहनने। ठीक है। बेशुमार लोग हैं उसमें, यू नो, बड़े ड्रेसेस पहन जाते हैं, लोफर वगैरह पहन जाते हैं। और इसके अलावा बेल्ट आपकी राइट होनी चाहिए, बेल्ट और शूज़ मैच होने चाहिए। और ख़वातीन के लिए मैं ये कहूँगा कि टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और आपने बहुत फ्लावरली लुक में नहीं जाना। यू नो, मोस्टली अगर आप प्लेन में जाएंगे तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। और साथ में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और बहुत ज़्यादा मेकअप जो है दैट्स नॉट आल्सो रेकमेंडेड, ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ अब्दुल रहमान और हामिद सईद साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये जो लाहौर में जो सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, रावी में जो सूरत हाल बनी हुई है कि सैलाब का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, वो भी ऊंचे दर्जे का, रावी में, चनाब में और सतलुज में। तो ये दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है, जिस हवाले से अभी PTMA के जो डायरेक्टर जनरल थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ स्टैटिस्टिक्स थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर भी की हैं। अभी हमारे साथ इमरान अकबर, चीफ रिपोर्टर, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, बताइएगा, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है दरियाए रावी के हवाले से भी। सबसे पहले तो बताइए कि पंजाब हुकूमत किस तरह के इकदाम उठा रही है, कौन कौन से महकमे तलब किए गए हैं, कौन कौन से महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं सारी चीज़ों के हवाले से, सूरत हाल से निमटने के हवाले से, और क्या क्या ड्यूटीज़ है वो
तजवीज़ की गई हैं उन्हें? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इसका कोई खास बताया नहीं गया। पहले कोई 2 हफ्ते कबल से लाहौर शहर को भी जो है वो सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। मगर देखिए सिचुएशन इस तरह से चेंज हुई कि लोगों को कल जाके सही तरह यकीन आया, जब बार बार अलार्म बजना शुरू हुए, बार बार जो है हुए कि सैलाब आ सकता है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से रात को सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुआ था कि शहर लाहौर के गिरदोनवा में भी जो है पानी जो है वो ज़ेरे आब हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी जो है वो जगह हैं, जो सोसाइटी हैं, उनको भी जो है पानी टच कर रहे हैं सैलाब का। और इस वक्त देखा जाए अगर शहर लाहौर को, तो मामला शुरू होता है जसर से। जसर, शादरा, सैफल और इसके साथ साथ रावी, ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी को चेक किया जा रहा है बार बार। अगर चुनाव में पानी ज्यादा होगा तो जसर में ऑटोमेटिकली पानी ज्यादा हो जाएगा, और अगर वहाँ पर पानी ज्यादा होगा तो उसके बाद सैफल में भी पानी ज्यादा हो जाएगा। और सैफल में अगर पानी ज्यादा होता है तो फिर मामला लाहौर शहर की तरफ रावी का है, तो फिर रावी में भी पानी ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से सैलाब जो है वो आने का खदशा रात का अपनाया जा रहा है। 48 घंटों का कहा गया था, 24 घंटे गुजर गए हैं, और अगले 24 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि जो मामला इस वक्त है वो 1988 के बाद पानी की बड़ी मिकदार रावी में आ रही है, बड़ी मिकदार, और जिले आ रहे हैं। और कल जो हुआ शाम के टाइम के भारत की तरफ से आबिजारियत की गई, आबिजारियत थी, और अब भी जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और बाद में कह दिया जाएगा ये तो जी देख लें पानी था, हमारी तरफ पानी आया तो हमारा तो रावी, अब दरिया रावी हमारा है, तो हमने तो अपनी दरिया रावी में फेंका पानी। मगर इसके साथ साथ देखा जाए तो रावी में आज रात लाहौर और शादरा के लिए चैलेंज है। बिल्कुल ऐसी ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, और ये जो 24 घंटे हैं खास तौर पर आज रात तक बताया जा रहा है कि जो पानी का रैला है वो 10 से 12 बजे के दरमियान रावी में आ सकता है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इमरान साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सोहेल साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल पे आपने हमें बताना है। ये सैलाबी सूरत हाल है रावी, चिनाब, सतलुज के हवाले से अभी डायरेक्टर जनरल थे PDMA के, वो भी सारी डिटेल्स हमें बता रहे थे। लेकिन भारत एक दफ़ा फिर ऊंचे हथकंडों पे उतर आया है, आबी जा रही है तो उसने की पानी छोड़ दिया। तो इस वक्त रावी की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा कि वहाँ पर पहले पानी कितना मौजूद था और अब क्या इम्कानात है, कितना पानी आ सकता है जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, पहले तो एक चीज को करेक्ट करने की, ये जो होता है ना कि हमने एक लफ्ज हम अदा करते रहते हैं कि पानी ना छोड़ा तो भी आबी जा रही है, पानी छोड़ दिया तो भी आबी जा रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर हम इंडिया की जगह होते और हमारे डैम्स पानी से भर जाते, हमारे इलाकों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता, तो हम क्या करते? हमारे पास पानी को पूरा करने की गुंजाइश ही ना होती तो ऑब्वियसली हम भी पानी छोड़ते। और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी छोड़ा जाता है जब पानी की मिकदार बढ़ जाती है। तो वो जानबूझ के नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? चलें, अगर आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। बहरहाल मैंने आपको जो नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो जानबूझ के नहीं करते हैं, मतलब पानी जानबूझ के नहीं छोड़ते हैं। नहीं, जानबूझ के छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। पता है उनकी जो ये रियासतें हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये आपस में, और राजस्थान चौथी स्टेट, ये चारों स्टेट्स साथ आपस में पानी पर सख्त तोल होती रहती है, मारपीट होती रहती है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती है। हमारा पानी उस रियासत ने चोरी कर लिया, हमारा पानी उस रियासत ने चोरी कर लिया, ठीक है ना। तो जो रियासतें आपस में मारपीट कर रही हों पानी पर, तो वो कैसे पानी छोड़ सकती हैं जब तक कि वो खुद ओवरफ्लो ना हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि रावी और सतलुज में जब पानी आता है तो इसकी इतनी ज्यादा खुशी होती है कि जो ब्याज से बाहर होती है, इसलिए कि साल का ये दोनों दरिया खुश्क पड़े रहते हैं। और अब ये सिर्फ मानसून या फिर भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के मरहूने में मिन्नत रहे। तीसरी बात यह है कि दरिया रावी और सतलुज में अगर भारत पानी नहीं छोड़ता तो वो इसमें हक बजानिब है, क्योंकि सिंतास मुआहदे के मुताबिक रावी और सतलुज पर अब ओली सोली भारत का हक है, ठीक है जी।
जी जी। सो जो हमारे मगरबी दरिया हैं जिनमें झेलम है, सिंध है और चनाब है, उन पर हमारा हक है। ठीक है। तो इसलिए अगर मशरकी दरियाओं में भारत पानी नहीं छोड़ता तो ये राइट है जो हमने तस्लीम किया बाकायदा लिख कर। ओके। और इसी तरह जब वो पानी छोड़ता है तो उस वक्त छोड़ता है जो वो खुद ओवरफ्लो हो चुका होता है। अब दरिया ब्यास पर पोंग डैम है, पोंग डैम अपनी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक भर चुका। बाकड़ा डैम दरिया सतलुज पर अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ भर चुका। जब इन दोनों डैम से पानी छोड़ा जाता है तो वो हरी के पतन पर आकर मिलता है। मतलब एक तरफ से दरिया सतलुज से छोड़ा जाने वाला पानी, दूसरी तरफ से दरिया ब्यास से छोड़े जाने वाला पानी हरी के पतन पर आके मिलता है। वहां से फिर ये आगे पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाता है। तो भारतीय हाई कमीशन की तरफ से ये सैटरडे या संडे को पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मुतला किया गया था कि भारत दरिया सतलुज में पानी छोड़ने वाला है। ठीक है। जहां तक दरिया चनाब की बात है, उसके हवाले से भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह किया था कि दरिया तवी जो दरिया चनाब का मुआवन दरिया है उसमें इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वो सैलाबी रेला दरिया चनाब में दाखिल होगा। इसके अलावा दरिया चनाब के कैचमेंट एरिया में बहुत बारिशें हो रही हैं। ये तमाम पानी दरिया चनाब में आएगा तो आप अपने पेश के इक़दाम कर लें। ठीक है। और वही हुआ कि सतलुज में भी पानी की सतह गंडा सिंह वाला के मुकाम पर अपनी इंतहाई सतह तक जा पहुंची। और लेकिन सबसे 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 ज्यादा खतरनाक सूरत हाल में देखने में आई जहां दरमियानी शब्द गुज़श्ता शब्द के दरमियान में तकरीबन पानी का बहाव हैमराला के मुकाम पर 9 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया था। अंदाजा करें कि 9 लाख क्यूसिक पानी जहां से गुजर रहा होगा तो वहां पर क्या सूरत हाल होगी। सैलाबी सूरत हाल है, उससे निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तर जो महकमे हैं उनको भी असाइंड उनकी ड्यूटीज़ कर दी गई हैं। उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया कि इस हवाले से सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और वक्तन फ़वक्तन जो लाहौर न्यूज़ है वो भी आप तक इस हवाले से न्यूज़ पहुँचाता रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ और कुछ हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आजकल आपको पता है कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट मौजूद होता है। दुआ तो यही करनी चाहिए कि अल्लाह हमें तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन जिस तरह की हमारा इन्वायरमेंट होता जा रहा है, जिस तरह की हमारी डाइट होती जा रही है, जिस तरह की हमारी हैबिट्स होती जा रही है ना, तो हम इन बीमारियों को ख़ुद दावत देते हैं। तो आज कुछ ऐसी बीमारियाँ, ऐसी मौरूसी बीमारियाँ हैं, मुतअद्दिद बीमारियाँ जिनको हम इन डिस्कशन लेकर आएंगे कि दुनिया भर में 40 करोड़ जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों और माजूरी का शिकार हैं। अब बीमारियों में जो जेनेटिक फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा एक अहमियत का हामिल रखता है कि जिस तरह कज़न मैरिजेस को कहा जाता है कि वो ज़्यादा ना की जाए, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि जन्म लेती हैं। तो किस तरह इनके हवाले से इक़दाम किए जा सकते हैं और क्या इनको रोका जा सकता है, इन मुतअद्दिद बीमारियों को, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट हैं स्नेयर के सोसाइटी ऑफ नोवल एंड रेयर डिजीज़ हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। ठीक है आप भी? प्रोफेसर साहब आप इससे स्टार्ट करेंगे। दुनिया भर में 40 करोड़ बच्चे जो है मुख्तलिफ बीमारियों का और माजूरी का शिकार हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि मौरूसी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रेवलेंस हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। क्या वजह लगती है? सिर्फ कज़न मैरिजेज़ ही हैं इसकी वजह या कुछ और भी हैं? बहुत शुक्रिया मुनीबा। जैसे आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में कहा कि 40 करोड़ बच्चे और बड़े भी इसमें, क्योंकि बच्चों फिर बड़े होना एग्जैक्टली। हाँ जी। पाकिस्तान में कॉन्संग्यूनिसिटी जिसको हम कहते हैं, कज़न मैरिजेज़ जो आपने नमूसी शादियाँ कही जो कज़न मैरिजेज़ या कास्ट मैरिजेज़, ये इसकी शरह तकरीबन 60% है। 60% शादियाँ ख़ानदान में होती हैं या कज़न मैरिज। अगर आप KPK में देखें तो 80-80% है और AJK में तकरीबन 72% हैं शादियाँ। तो इसकी वजह से जैसे आपने ख़ुद कहा कि जब माँ और बाप म्यूटेशंस या जेनेटिक वेरिएंट्स कैरी कर रहे हैं जो कि डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग है, तो वो उनमें तो वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब वो दोनों तरफ से चले जाते हैं तो उनके आधे बच्चों को नामूसी बीमारियाँ हो जाती हैं। और ये जो रेयर डिजीज़ हैं इसी में वो आती हैं। पाकिस्तान एक कहा जाता है दारुल खिलाफा है रेयर डिजीज़ का,
और ये रेयर डिजीज़ रेयरली डायग्नोज होती हैं। पाकिस्तान में ये रेयर नहीं है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन इनका जो तशखीश है वो नहीं हो पाती। पूरा ख़ानदान उसकी तशखीश के पीछे लगा रहता है और एंड पे वो एंड अप होते हैं सन्यासी बाबों की तरफ। क्या वजह है इसकी? थोड़ा सा बिलाल से बात कर लेते हैं कि पंजाब हुकूमत या ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कैसे इनिशिएटिव ले सकती है। तो बिलाल, आपको क्या लगता है इन बीमारियों से बचने के लिए, जैसे रेयर डिजीज़ के ऊपर डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं है, मुल्क दुनिया भर में ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन हमारे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे कज़न मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, तो इसका हल किस तरह निकाला जा सकता है, किस तरह देखा जा सकता है? कज़न मैरिजेस तो हुए हैं, लेकिन क्या उससे पहले हमें कोई टेस्ट वगैरह कराने चाहिए? गवर्नमेंट को इस चीज़ को लाजिम करार दे देना चाहिए? देखिए मुनीबा, ये जिन बीमारियों का आज हम तज़किरा कर रहे हैं, ये तो किसी की प्रेफरेंस में नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इतना बीमारियों का लोड है हॉस्पिटल्स के अंदर। जो बेसिक बीमारियां हैं जो कि कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं, फिर उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का इतना बर्डन है, फिर उसके बाद ये जो जेनेटिक्स के हैं ये इश्यूज़ ही आते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कज़न मैरिज का जो रिवाज है इसने बिफ़ोर मैरिज जो टेस्ट ना करवाने की वजह से ये जो सारी मौरूसी बीमारियां हैं ये इतनी हद तक प्रिवेल कर चुकी हैं कि आप अगर किसी एक ख़ानदान में नज़र दोहराएं तो उसमें ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा आपको मौजूद मिलेंगे। और फिर अब आपको पता है कि पंजाब के अंदर हर साल तकरीबन 40 लाख बच्चा पैदा होता है। उनमें से तकरीबन 5 से 6% जो बच्चे हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं बिफ़ोर 6 मंथ। बड़ी बात होगा वो साल निकाल जाएं। तो इतनी बड़ी रेशो है जो कि हमारे ये जो नौमौलूद नौज़ायदा जो बच्चे हैं, एक तो ये फ़ौत होते हैं और इन पे माँ बच्चा की सेहत पे कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं करता। वो हमारी साबिक़ा वज़ीर सेहत थी जो कि थोड़ा बहुत इस इशू को और इनिशिएटिव को लेके चली। अभी भी अब हम जिन जेनेटिक्स की आज हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि पूरे पंजाब में सिवाय चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में इन बच्चों का कहीं पे इलाज नहीं होता। दूर दराज से लोगों को आना पड़ता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। और कहीं पे इनके जो टेस्ट हैं वो नहीं होते, और इनके जो टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ये आम अफराद, मतलब खुदा ना करे ये हो तो मैं भी ना करवा सकूं, आप भी ना करवा सकें। 6 से 8 लाख रुपए में होते हैं हाँ, ये इतने महंगे ये टेस्ट हैं। ये अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि ये जेनेटिक्स की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ, ये 7 से 9 हज़ार किस्म की बीमारियाँ हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इनका डायग्नोस जो हुई हैं या जिनका ट्रीटमेंट मौजूद है वो 2 से 3 हज़ार हैं। सबसे पहले मेरी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने शादियाँ करवानी है ना, कज़न्स में ख़ास कर अगर करवानी है तो सबसे पहले आप ब्लड के टेस्ट होते हैं, जीन्स के जो टेस्ट हैं। कह रहे हैं कि आप शादियां ना करें, खानदान में ना करें, लेकिन आप एक टेस्ट करा लें, वो ज़्यादा अच्छा है कि आपकी आने वाली जो नस्ल है वो इन बीमारियों से सफ़र ना करे। अभी आप ये देखें, एक तो फिर मौरूसी में अब थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के इतने वो मासूम फूलों को जब आप देखते हैं ना तो रूह कांप उठती है। खुदा की कसम मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी इस वक्त मतलब रूह कांप रही है कि यार ये इतनी तेज़ी से ये बीमारियां फैल रही हैं, और जिस ख़ानदान में या जिस माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। हम अब ये देखिए, ऑटिज़म एक बीमारी है, या हर दूसरा तीसरा बच्चा इसमें मुब्तला हो रहा है, और ये इसकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिकॉशन मेजर्स क्या है, लोगों को इसकी आगाही ना होने के बराबर है। तो ये इस वक्त बड़ी वर्स्ट सूरत हाल है। तो हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, ख़ासकर जो बिफोर मैरिज जो टेस्ट हैं जेनेटिक्स के, ब्लड्स के, इन पे फोकस करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? देखिए मुनीबा, आपने बड़ी अच्छी, बिलाल ने भी इस पर तहकीक की है, ज़ाहिर है। मैं जब मिनिस्टर था पंजाब का तो बहुत सारी हमने नई चीज़ें शुरू की, जिसमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी थी जो हार्ट अटैक के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हो रही है और वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। बहुत सारी रीवैम्पिंग हुई। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा इनिशिएटिव था जो अभी तक पूरा नहीं हो सका, वो ये था कि हमने कहा था कि आप शादी की स्क्रीनिंग नहीं करें, आप 10वीं जमात के में इम्तिहान ना दे सकें या ओ लेवल, ए लेवल में ना, जब तक ये टेस्ट ना हो आपके। और हमने उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया था प्राइवेट स्कूलों का भी, और इवन मैंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को ख़त लिखा जिनका जवाब आया कि ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी किसी को ओ लेवल नहीं देने देंगे जब तक ये टेस्ट नहीं होते। अच्छा, उसमें हमारे आड़े आ गया कानून के जी हमारे पास लेजिस्लेशन पावर नहीं थी, तो वो बना पड़ा है।
उसका देखें, उसमें हम ब्यूरोक्रेसी ने मेरी बड़ी मुखालफत की। उन्होंने कहा जी ये फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, आप कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा मैं एजुकेशन तो रोक ही नहीं रहा, मैं तो एक इम्तिहान रोक रहा हूँ कि वो टेस्ट करा ले, कतरा खून का। अच्छा, वो सारा कुछ अब क्योंकि इस वक्त हुकूमत फाल है, उनके पास उनको फ़ौरन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को नाफिज कर दें, जिसमें हमने कहा था कि जो थैलेसीमिया है जो पाकिस्तान में इतना कॉमन है, ये 13 साल में ख़त्म हो जाता था। ग्रीस में थैलेसीमिया हमसे बहुत ज़्यादा कॉमन था, आज उनके 10 साल में एक केस भी नहीं हुआ। जी, ये कुछ बीमारियां थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि किस तरह इनकी प्रिवेंशन के लिए काम किया जा सकता है और आगे इकदाम किस तरह के उठाने चाहिए। तो हमारे साथ प्रोफेसर जावेद अकरम साहब मौजूद थे, बिलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया था, दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और इसके ऊपर बात किए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, भले ही वक्त के साथ साथ हमारा ज़माना बदल चुका हो, लेकिन आज भी कई जगहों पर बेटी और बेटे में फ़र्क किया जाता है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि जनाब उनके जो बेटे हैं उनकी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, और अक्सर देखा जा सकता है कि लड़की के थोड़े बड़ी होने पर कई पाबंदियां लगा दी जाती हैं और वहीं लड़के को मनमानी करने दिया जाता है। छोटी छोटी बातों पर अपने घर की लड़कियों को रोका टोका जाता है, जबकि लड़कों पर इतनी सख्ती नहीं की जाती है। और इतना ही नहीं है, लड़कियां अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाबों को भूलकर सबका ख्याल रखती हैं। तरबियत देना एक अलग बात है, लेकिन ख्वाहिशात और ख्वाबों को दबा लेना एक अलग बात है। जब हालात नासाजगार होते हैं तब यही लड़कियां अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल देती हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि जिस तरह बेटे के ख्वाब अहमियत उनके लिए रखते हैं ना, इसी तरह बेटियों के ख्वाबों को भी पूरा करने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर किया करें। तो आज के सेगमेंट में हम इसी ख़ास मौज़ू पर बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में हमेशा लड़कों को लड़कियों पर फ़ौक़ियत क्यों दी जाती है, और आज के जदीद दौर में भी ये कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती है। इसको किस तरह कम किया जा सकता है, तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबी अली ख़ान ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ये क्या नफ्सियात है और इसके ऊपर किस तरह काम किया जा सकता है। तो डॉक्टर नबी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं करम अल्लाह की ज़ात का बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आज के दौर में भी जिसको जिद्दत भरा दौर कहा जाता है, 21वीं सदी में हम बैठे हुए हैं, आज की सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% ये चीज़ पाई जाती है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में अभी भी ये चीज़ प्रिवेल करती है कि लड़कों को लड़कियों के ऊपर, बेटे को बेटी के ऊपर आज भी फ़ौक़ियत दी जाती है। बिल्कुल। क्या वजह लगती है आपको? देखिए, एक तो ट्रेंड होता है ना कि एक ट्रेंड चल पड़ता है और उसी को सब फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वरना इस्लाम तो वो दीन है कि जिसने सबसे पहले औरत की इज़्ज़त करना सिखाया। बेटी को पहले ज़िंदा दरगोर कर देते थे जब इस्लाम नहीं था, और उसके बाद जब आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो उन्होंने बताया कि एक औरत एक बेटी है, एक माँ है, बीवी है, उसका मुकाम कुछ और है। फिर बेटियों को जब इज़्ज़त दी जाने लगी तो आज तक बेटियों को इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का माइंडसेट रखने वाले बहुत सारे लोग अभी भी हमारे माशरे में हैं जो बेटियों को वो प्रेफरेंस नहीं दे पाते जो बेटों को मिलती है। बेटों को शायद इस वजह से प्रेफरेंस मिलती है कि बेटे के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी है, वो एक मर्द है तो उसको ताकत ज़्यादा है उसके पास, और एक औरत के पास इतनी ताकत मौजूद नहीं है, तो शायद उसको कमज़ोर तस्वुर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम गलत हैं, क्योंकि देखिए ये सोच का फुकदान है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। बेसिकली सारे का सारा मामला आपकी सोच का है। आप सोचें कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छे होंगे, लेकिन आप सोचें कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं ये नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकेंगे। डिपेंड ऑन कि आप सोचते क्या है। अब सिलसिला ये है कि हमारे जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो आज भी जो हयात हैं, और या फिर उनकी आगे जो जनरेशन है उनमें जिस तरह के वो जेम्स कन्वर्ट हुए हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी बेटियां शायद उनको दबा के रखा जाए, छुपा के रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चंद स्पेसिफिक जगहों पर अब ये होता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन मैं समझती हूँ कि औरत की इज्जत और तकरीम हर जगह पे होनी चाहिए। पहले ऐसा बेटी उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, पूरे घर की तरफ से। उसको पता होना चाहिए कि वो बेटी है इस घर की, उसकी इज्जत उस मुकाम इस लेवल पे होना चाहिए। हाँ,
हम ऐसा तो ज़रूर करते हैं, बेटों को कह देते हैं अच्छा इनको जो है वो हम गाड़ी ले देते हैं, बेटियों को हम गुड़ियों से खेलना सिखाते हैं। यहाँ पर आकर कॉन्सेप्ट तब्दील हो जाता है, बेटी गुड़िया से खेलने के लिए नहीं है, आपने उसको गुड़िया से खेलना सिखाया तो वो गुड़िया से खेलती है, वो भी कार चला सकती है, वो भी पायलट बन सकती है, वो जहाज उड़ा सकती है और उड़ा रही हैं। हमारी बहुत सारी खवातीन जो है वो इस वक्त बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही है, बड़े अच्छे अच्छे मकाम पे हैं जहाँ पे ये भी तो किसी माँ बाप की बिल्कुल बेटी सही है। आप उनकी भी तो मैं किसी भी ने हूँ। तरबियत, बेशक बिल्कुल, हमारे माँ बाप ने बेटियों को इज्जत दी। मैं अपने घर में सबसे पहली बेटी हूँ, मैं सबसे छोटी बेटी आप सबसे छोटी बेटी हैं, तो आप देखिए ना कि कोई भी डिसीजन मेरी मर्जी के मुताबिक ही होता है घर में। बेशक मेरे भाई हैं लेकिन वो मुझसे क्योंकि 2 साल 3 साल छोटे हैं तो उनके डिसीजंस काम नहीं करते, वहाँ मेरा डिसीजन चलता है कि आप ही ने जो कह दिया है वही करना है। असल में अब जाहिर है जिस घर में ऐसी आप ही हो कि जिसके डिसीजन पे पूरा पाकिस्तान चल रहा हो या जो है पूरी दुनिया भी जो है वो डिसीजन ले रही हो तो भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अल्लाह ने इस लेवल पे भी दे दी, लेकिन उससे पहले भी घर के माहौल में अगर बड़ी बेटी है और वो समझदार है, देखिए औरत का समझदार होना बहुत ज़रूरी है, और समझदारी आपको ऐसे ही नहीं आती जब तक आप एक औरत को माशरे में काम करने नहीं देते, माशरे में निकलने नहीं देते। ये बात है कि आपको अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो औरतें बाहर काम कर रही हैं उन्हें ज़रा अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा किरदार होता है आपका, बट ये वालिदैन की तरबियत होती है। औरत को शायद हम इसलिए भी ढका छुपा के रखते हैं, मर्द से कम मुकाम देते हैं कि मर्द अगर माशरे में निकलता है तो ये मर्दों का माशरा है। मर्दों का ये औरत का माशरा नहीं होता, माशरा माशरा है। औरत और मर्द जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं औरतों को सिर्फ इतना कहती हूँ कि मर्दों की इज्जत करें, ठीक है, रिस्पेक्ट करें। वो अल्लाह ने भी कहा है, शौहर है तो उसका मुकाम कुछ और है, औरत को इज्जत करनी है। बाप है, बेटा है, मुकाम कुछ और है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो मर्द भी तो इम्पोर्टेंट है जिन्होंने औरतों की इज्जत करनी है, बीवियों को इज्जत देनी है, अपनी बेटियों को इज्जत देनी है। तो पहला मुकाम जो है वो घर से मिलता है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि घर से मिलता है, अब जैसे आप घर की बड़ी बेटी हैं, आप डिसीजन मेकिंग पावर रखती हैं, आप डिसीजन लेती हैं, बिकॉज आपकी वो तरबियत की गई है, वो फ़र्क नहीं डाला गया बेटी और बेटे के अंदर। लेकिन जिस घर में बेटी और बेटे के अंदर फ़र्क डाला जाता है, सपोज बड़ी बेटी है और उसकी मानी नहीं जा रही है, उसको वो इज्जत और वो तकरीम दी ही नहीं गई बचपन से, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है उसकी जो कह ले कि साइकोलॉजी है वही चेंज हो गई है, और वो जो अगले घर में जाएगी उसकी जब बेटी होगी तो वो वही चीज़ें जो वो देख के आई है वो अपनी बेटी के अंदर इनकलकेट करेगी, वही तरबियत करेगी जो उसके साथ हुआ है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और तो भी कहना चाहती हूँ। ये वाली चेंज जो है किस तरह तोड़ी जा सकती है? देखिए, आपको हर बंदे को उसके मुकाम पर इज्जत देनी पड़ेगी, वो बड़ा है छोटा, आप सबसे छोटी बेटी हैं, आपका मुकाम कुछ और है, ऐसे ही है। आप प्यार डिजर्व करती हैं, घर में सबकी लाडली भी होंगी, सब आपके नखरे भी उठाते होंगे, सबसे छोटा बच्चा जो है वो ज्यादा तवज्जो जो है वो ले जाता है सब घर वालों की, और सबसे बड़ा बच्चा जो है उस पर जिम्मेदारी बहुत आयद होती है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, अपनी उम्र से भी बड़ा हो जाता है जल्दी, तो वो उसको उस तरीके से प्यार तवज्जो तो मिलती है, जिम्मेदारी भी मिलती है। बेटी की इज्जत तो तकरीम ये है कि उसको उसकी पसंद के कपड़े लेके दिए जाएं, उसको उसकी पसंद का खाना लेके दिया जाए, उसको उसकी पसंद की जगह पर सैर करवाने लेके जाया जाए, उसको उसकी पसंद की काम करने दिए जाएं। लेकिन वो अपनी पसंद के लिए वर मांगे, वर का मतलब शादी के लिए कहे, तो आप जरूर देखें कि क्या ये उसके लिए बेहतर है। क्योंकि खवातीन यहाँ आकर डिसीजन गलत लेती हैं, क्योंकि खवातीन देखें हर जगह ठीक नहीं है, ठीक है, मैं भी एक खातून हूँ, आप भी हैं, लेकिन हम हर जगह ठीक नहीं है, हमारे डिसीजन बहुत जगह पे गलत भी हो सकते हैं। लेकिन एक मर्द जब डिसीजन लेता है ना तो उसका डिसीजन बड़ा सोच समझ के होता है। याद रखिएगा, मर्द कभी भी गलती कम से कम करते हैं मर्द, और औरतें गलतियां ज्यादा से ज्यादा करके सीखती हैं। मतलब आप कह रही हैं कि शादी के डिसीजन में थोड़ा सा देख लेना चाहिए, शादी का भी डिसीजन हो और लाइफस्टाइल का भी डिसीजन हो। खवातीन अक्सर दूसरी खवातीन को देखकर जो है वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करती हैं और बनाती हैं कि इसने पहना है तो मैं भी पहन लूं, अच्छा लगेगा। ये नहीं देखती कि ये मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत सारे डिसीजन में खवातीन जो है वो कम भी होती हैं, तो इसमें खवातीन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कहीं मर्द से आपको कम दर्जा दिया जा रहा है तो उसमें आपने टेंशन या डिप्रेशन में नहीं आ जाना, बल्कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मर्द का ये मुकाम है और आपने उस मुकाम को जो है कम्पीट करना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, कुछ खवातीन और कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आए हैं जी, डॉक्टर बिया को ना सुना करें, ये जो है वो मर्दों की बात करती हैं, मैं मर्दों की बात करती हूँ, आपने सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने, आपने जिन्हें नहीं सुनवाना आप उन्हें ना सुनवाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा मर्द की इज्जत करती हूँ, करती रहूँगी, और मर्द को मुकाम अल्लाह ने दिया है, मैंने नहीं दिया। तो पहले सबसे पहले तो जाके इस्लाम पढ़ें, कुरान पढ़े, उसकी तस्दीक करें, उसके बाद आकर जो है वो बात करें कि डॉक्टर ने बिया को किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए। तो मर्द
की फोकियत अगर ज़्यादा है तो औरत को डिप्रेशन में नहीं आना। मैंने हमेशा जो है वो कोशिश ये की है कि अगर भाई छोटे भी हैं तो भी उनकी इज्जत जो है वो घर में ज़्यादा हो। इज्जत की बात डॉक्टर नबिया हो ही नहीं रही, फौकियत की बात है कि आप उसको वो राइट ही नहीं दे रहे। एक राइट है ना, जीने का राइट भी है, अपनी मर्जी से जीने का राइट भी है, घर की लड़की को राइट मिल रहा है कि उसको वो भी नहीं दिया जाता। हमारे मतलब कुछ ऐसी सोसाइटीज हमारे यहाँ पे मौजूद है, मतलब हमारे घरों में ये चीजें नहीं, आपके घर में भी नहीं, यहाँ पे शायद जो बैठे हुए उनके घर में, लेकिन ऐसे देहात, ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पर लड़की को अभी भी कहा जाता है कि भाई ये तुम्हारे भाई के लिए अच्छा खाना है, तुम जो बाकी पड़ा हुआ है ना बचा हुआ खाना ये पकड़ लो। बेटे को पढ़ाया जाता है, बेटी को पढ़ाया नहीं जाता, जो एक एसेंशियल चीजें होती है उसको भी नहीं दी जा रही होती है, बुनियादी नस्ल चला रही है। औरत पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक दुनिया में एक ऐसी नई जान लेकर आती है जिससे नस्ल आगे चलती है। तो माँ का मुकाम बहुत ऊपर है। अगर उसे अच्छा खाना नहीं मिलेगा, उसे अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, या उसे डिप्रेशन से पाक जो है वो सुकून नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सरवाइव करेगी। औरत के लिए सुकून भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने घर में जो गोश्त बनाया तो अच्छी बोटियाँ भाई के लिए रख दो, शौहर के लिए रख दो, ऐसे नहीं। उसे भी उतनी ही अच्छी बोटियों की ज़रूरत है जितनी कि आपके जो है वो घर के मर्दों को ज़रूरत है। तो बेटियों के खाने का बहुत ध्यान रखें। मैं अक्सर औकात ये देखती हूँ कि ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं डिप्रेशन में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कैल्शियम की बहुत कमी है, फिर उनके अंदर जो है वो HP लेवल बहुत कम है, खाना पीना उनका सही नहीं है, सारा दिन टेंशन और डिप्रेशन ले लेके जो है वो अपना खाना डिस्टर्ब कर लेती हैं, स्टमक आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो जाहिर है मेंटल हेल्थ तो ब्रेक होगी, साथ साथ आपकी दूसरी हेल्थ भी ब्रेक हो जाती है। अक्सर औकात डिप्रेशन लेने से या तो आपका वजन बहुत बढ़ जाता है या डिप्रेशन लेने से आपका वजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप अपने वजन से बिल्कुल गिरना शुरू कर देते हैं। डिपेंड ऑन योर इम्यूनिटी सिस्टम कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह है और किस तरह काम करता है, और आपका फूड सर्कल क्या है, क्योंकि आपका स्लीप सर्कल, आपका फूड सर्कल, लाइफस्टाइल सर्कल ये बहुत ज़रूरी है। और औरतों को मुकाम देना पड़ेगा। जो लोग या जिन घरों में लड़कियों को नहीं समझा जाता, जो है ना हेल्दी चाहिए, अच्छी चाहिए, बिल्कुल, तो आपको अपने घर की औरतों को मुकाम देना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन में है तो वो अच्छी नस्ल क्या प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल, एक अच्छी माँ का जो है वो टेंशन से फ्री होना ज़रूरी है। आपके घरों में ज़्यादातर टेंशनें माओं को ये हैं कि मेरा शौहर कहाँ पर है, या वो क्या कर रहा है, या वो किसके साथ है, या वो फ़ोनों पे बातें कर रहा है। देखिए मर्दों को भी यहाँ पर चाहिए कि घर आके कम से कम फ़ोन तो छोड़ दिया करें, घर आके कम से कम अपने जो ऑफिस के काम है उनको तो साइड पे कर दिया करें। इतना क्या ऑफिस का काम है, इतना क्या आपके ऊपर बर्डन है कि आप अपने घर को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। एक औरत को डिप्रेशन देना मतलब अपने घर को तबाह करना। अच्छा, लेकिन जो मर्द इस इन्वायरमेंट में जिसकी तरबियत हुई है कि जी लड़के को फौकियत ज़्यादा देनी है, लड़की को फौकियत नहीं देनी, बहन के साथ उसने सारी ज़िंदगी देखा है कि उसको इतनी फौकियत नहीं दी गई, उसे वो सारी जो हक उसका था वो नहीं दिया गया, तो जब उसका पार्टनर आएगा, उसकी बीवी आएगी, तो वो किस तरह सफ़र करेगी? बिल्कुल सफ़र करेगी, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है तो औरत की इज्जत करने की। दिया ही नहीं जाएगा ना। देखिए ये भी किसने सिखाया है उसको, ये भी एक औरत ने सिखाया है, उसकी माँ ने सिखाया है कि औरत की इज्जत नहीं करनी। जिस मर्द के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि उसने औरत की इज्जत नहीं करनी, उसने किसी भी कीमत पे नहीं करनी, क्योंकि उसे एक औरत नहीं सिखाया। ये दुश्मन कौन है? औरत। मैं कभी मर्द को औरत का दुश्मन करार नहीं देती, और ऐसा है भी नहीं। दुनिया में जाके तस्दीक कर लें इस बात की, मर्द कभी औरत का दुश्मन नहीं हुआ, औरत ही औरत की दुश्मन है। तरबियत का फुकदान है अगर मर्दों की, तो वो औरत की गलती है। तरबियत का फुकदान है अगर मर्दों में वो औरत की इज्जत नहीं करना जानते, तो ये उन माओं की गलती है जिनके वो बेटे हैं, उन्होंने बताया ही नहीं कि औरत की इज्जत क्या है। अगर कोई अपनी बीवी की, अपनी बहन की इज्जत करता है तो इसका मतलब ये है कि माँ ने तरबियत की है, माँ ने बताया है कि ये भी उतनी ही इज्जत और मुकाम की जगह पर है जितने कि तुम हो। मैं समझती हूँ कि जहाँ मर्द को इज्जत आप दे रहे हैं, वहाँ अगर आप औरत को इज्जत नहीं देंगे तो आपका माशरा नहीं पनपेगा, आपके माशरे में अच्छी नस्ल नहीं आएगी, आपके माशरे में आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो फिर जनरेशन जी जैसी आएगी। जिस तरह इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं कि ना उनको तमीज़ है, ना लिहाज है, ना पता कि बड़े कौन है, ना पता कि छोटे कौन है, किसी चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, बस बेरारवी, बेहयाई, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के मामलात। अभी आप देख लें सोशल मीडिया पे कैसी कैसी चीज़ें जो है वो ऑन होती हैं, बंदा देख के हैरान हो जाता है, लेकिन ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं, ये सब चीज़ें हमें तरबियत में मिली हैं। तो औरत को मुकाम जो है वो सबसे पहले औरत दिलवाएगी। ये आज का आपका जो कंक्लूजन है ना, ये उन माओं के नाम है जो माएँ अपने बेटों को ये सिखाती हैं कि बेटा जैसे ही बीवी आए ना उसको फौरन कंट्रोल कर लेना। औरत को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप औरत को कंट्रोल करेंगे औरत टूट जाएगी, टूटेगी तो डिप्रेशन में आएगी,
होगा तो आपका घर तबाह हो जाएगा। तो औरत को सुकून दें, इत्मीनान दें, ताकि आपका घर खुशहाल रहे, आपका घर खुशहाल रहे। डॉक्टर नबी अली खान हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात है। हम बात कर रहे थे कि आज के दौर में भी जो वालिदैन बेटी और बेटी में फ़र्क करते हैं वो क्यों है और किस तरह उसको ख़त्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।